क्रिप्टो लाइव एक खास कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो बाजार की, क्रिप्टो के कारोबार की, और कोशिश करते हैं समझने की कि क्रिप्टो करेंसीज में कहाँ हैं मौके मुनाफा कमाने के या पैसे बनाने के। क्रिप्टो लाइव शो हम लाते हैं CoinDCX के सहयोग से। CoinDCX देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहाँ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज टोकन लिस्टेड हैं। आप उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं। और उसका एक और आसान तरीका उन्होंने निकाला है CoinDCX Go के नाम से। CoinDCX Go एक ऐप है जिसको कि आप इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पे दोनों में है, आप उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर भी, उसके माध्यम से भी क्रिप्टो करेंसीज का सफर शुरू कर सकते हैं। और सबसे आसान या सबसे ज्यादा जो किया जाने वाला काम है वो ये है कि बिटकॉइन खरीदा जाता है सबसे पहले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को अगर समझना है या शुरुआत उसकी करनी है तो शायद बिटकॉइन से ज्यादातर लोग करते हैं। मात्र 10 रुपए से भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं CoinDCX Go पे। 2-3 मिनट के अंदर में KYC हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आराम से आपका बैंक अकाउंट या वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। उसके अंदर में पैसे डाल करके आप शुरुआत कर सकते हैं अपने क्रिप्टो के सफ़र की। हम आज अपने क्रिप्टो के सफ़र में आगे चलते हैं और हमारे साथ में एक खास मेहमान है। हमारे साथ में है शशांक वेंकट जी। शशांक वेंकट जी क्रिप्टो दोस्त के नाम से एक चैनल चलाते हैं और शायद बहुत सारी और चीजें करते होंगे। शशांक जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर आज। बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, आप आए, टाइम निकाला। अब ये बताइए शशांक जी कि ये क्रिप्टो दोस्त क्या है और हम भी कैसे क्रिप्टो के दोस्त बन सकते हैं और आपके दोस्त कैसे बन सकते हैं? क्रिप्टो दोस्त जब मैंने शुरू की थी, ये 2017 की बात है। इनफैक्ट 16 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था क्रिप्टो के बारे में, जब मैं पहली बार सुना तो मुझे लगा कि जब मैं देखता था यूट्यूब चैनल देखता था, मैं जब उसके बारे में रीड करता था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की एक जरूरत थी इंडियन इन्वेस्टर्स को, या इंडिया में जो लोग इंटरेस्टेड है इस स्पेस में। तो मेरी ये जो मुहिम थी, एक तरीके से मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एक सेल्फिश मुहिम थी। वो ये था कि मैं जो था, मैं सीख रहा था क्रिप्टो के बारे में और उसे रीइंफोर्स करने के लिए मैंने शुरू किया था। ये था मेरा मानना कि अगर मैं जो जितना मैंने टाइम स्पेंड किया था उसको मैं किसी और को मैं रिले कर देता हूँ और उनको मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ उनके लिए जर्नी, कि वो क्रिप्टो को सीख सके। उससे दो फायदे हैं। एक तो मुझे ये फायदा हो कि मैं जो सीख रहा था कॉन्सेप्ट, वो मुझे वापस जो है मैं रिवाइज कर पा रहा था, और दूसरा इंडियन इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड थे स्पेस में, उस स्पेस का फायदा उठा सकते थे। इस वजह से जो हमने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की क्रिप्टो दोस्त नाम से, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ क्रिप्टो दोस्त के नाम से, और साथ ही साथ जो है हमने इंडिया का पहला जो है अंग्रेजी पॉडकास्ट भी शुरू किया जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी इंडिया वीकली। तो वो पॉडकास्ट भी आप किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। तो अगेन आइडिया ये था कि इंडिया फोकस्ड हम क्रिप्टो करेंसी न्यूज पर बात करें। इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था, होते आया है, बहुत सारे स्पेस अब तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पिछले एक साल में मैंने देखा इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक लोग ऐसे मेन स्ट्रीम एसेट क्लास की तरह उभर रहा है क्रिप्टो करेंसी। बट इंडिया में कैसे किया जा सकता है 2017 से, तो हमने वो कोशिश की थी। और इसलिए क्रिप्टो दोस्त, मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, मैं कोई मैं आपकी तरह एक दोस्त हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और उसके साथ साथ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो क्रिप्टो दोस्त ने, आप कह रहे हैं, देश का पहला पॉडकास्ट क्रिप्टो पे शुरू किया था। इंटरेस्टिंग जी, ठीक है। और आज आप जिस शो पे बैठे हैं, आप आज आप जिस शो पे हैं, ये देश का पहला लाइव शो है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, और जहां हम क्रिप्टो के ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं। तो क्रिप्टो का एक जो लाइव शो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो शुरू किया, जो हम डेली करते हैं 11 बजे, आज आप उस पे हैं, क्रिप्टो लाइव पे। तो आपका फिर एक बार स्वागत। और अब ये बताइए सर कि जब आपका खुद का क्रिप्टो का सफर, क्योंकि ये तो आपने बताया कि क्रिप्टो दोस्त में आपने उन सब चीजों को रिवाइज किया और उन सब चीजों को, लर्निंग्स को शेयर किया, लेकिन इसका मतलब वो लर्निंग्स आपकी और पहले भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, आपने क्रिप्टो का सफर शुरू कहाँ से किया था? तो ये 2016 में हुआ था कि मैं एक जो मैं अपने फुल टाइम रोल में था वहां पर मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो ब्लॉकचेन नामक एक शब्द पहली बार मेरे सामने मैंने आया। तो मैंने सोचा क्या है। तो शुरू में जब 2016 में आया तो मैंने तो इग्नोर कर दिया, मतलब ठीक है देखते हैं। फिर बाद में सडनली एक दो जगह पे ज्यादा देखा तो मैंने थोड़ा पढ़ाई करके देखते हैं कि क्या है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्यों उसे ऐसा बोला जा रहा है कि अगला डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। राइट, इंटरनेट के बाद जो आप देखेगा अगला डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का इंटरनेट हो गया, क्लाउड हो गया, फिर ब्लॉकचेन की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जो उसे क्लब किया जा रहा था। तो मैंने बोला ये ऐसी क्या चीज है जो सडनली आ गई है डिक्शनरी में हमारे सामने। तो उसके बाद जो है मैंने जाके पढ़ाई चालू की। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लॉकचेन की बात हो रही है तो बिटकॉइन के उस रैबिट होल में हमें घुसना ही था। व्हाइट पेपर देखा मैंने बिटकॉइन को और उसके बाद पढ़ना चालू किया मैंने। तो एक पॉइंट आता है कि आप शुरू में विश्वास नहीं रखते, आपको लगता है ठीक है शायद एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप रियलाइज करते हैं, जब आप दूसरे लोगों को सुनते हैं, जब आप स्पेस में अंदर जाते हैं, खुद आप काम करना चालू करते हैं इस पे, तो आपको समझ में आता है एक पॉइंट के बाद कि ये क्या चीज है और ये क्या पोटेंशियल है स्पेस का दुनिया के अलग अलग इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का।
तो उस वजह से जो मैं उस स्पेस में घुसा 2016 के आसपास। 2017 में मैंने पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि ये मैं बात बताऊं बहुत ही यूनिक है कि मैंने बिटकॉइन के साथ शुरुआत नहीं की थी, मैंने इथेरियम के साथ शुरुआत की थी। कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन भी था, इथेरियम भी था, मुझे लगा इथेरियम के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी मैं ऑब्वियसली बिटकॉइन की तरफ मैं बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ हूँ। बट हालांकि मैं इथेरियम को भी काफी मानता था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म। बट अभी मुझे लगता है जब मैं सीख रहा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं उतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि क्या है इथेरियम, क्या है बिटकॉइन। बट अब मुझे लगता है काफी एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन बिटकॉइन का निकल के सामने आ रहा है, इथेरियम का निकल के सामने, और दूसरे जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इस स्पेस में उनका वैल्यू प्रोपोजिशन काफी क्लियर हुआ है पिछले 3-4 सालों में। तो आई थिंक अब इन्वेस्टर्स के हिसाब से आपको जो ज्यादा आसानी है अभी कि कहाँ आप इन्वेस्ट करें, आप बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करें। आपका एक इन्वेस्टमेंट थीसिस अलग होना चाहिए बिटकॉइन के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस इथेरियम के लिए अलग होना चाहिए, या किसी आप दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो आपकी इथेरियम या किसी भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस होनी चाहिए। तो वो आई थिंक आप ज्यादा आसानी से बन सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और वो शायद फिर मुझे लगता है कि इसलिए आप इथेरियम से शुरुआत करी आपने और बिटकॉइन से नहीं करी, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे ना कि ट्रेड कर रहे थे। तो पहले आप उसको रिसर्च कर रहे थे, आप समझ रहे थे, तो आपने उस हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आया। लेकिन एक जो ब्रांडिंग टाइप से समझिए, या बाहर से एज अ लेमैन जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, या जो लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं, इन्वेस्ट या ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे थे सीधा सीधा बाजार में उतरने की, तो वो शायद बिटकॉइन से ज्यादातर शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी भी कोई रिकमेंड करूंगा, अगर इन्वेस्ट अभी भी अगर करना चाहे, पहली बार कोई शो अगर देख भी रहा है और पहला कोई कदम लेना चाहे, अभी भी यही रिकमेंड करूंगा बिटकॉइन के साथ ही शुरुआत करें। क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में यूनिक चीज मैंने ये देखी है कि लोगों में ना यूनिट बायस बहुत होता है कि आप जैसे आपको अगर 100 रुपए में आपको अगर 10 कॉइन मिल रहे हैं तो आप जो है नंबर ऑफ कॉइन्स देखते हैं, पर आप ये नहीं देखते कि आपको वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है। तो ये जो यूनिट बायस है ना वो आपको हटाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा है मेरे लिए खुद भी कि आप ऐसा जब आप आते हैं दूसरे मार्केट से, मैंने स्टॉक्स में ट्रेडिंग की हुई है, दूसरे मार्केट में मैंने ट्रेडिंग की हुई है, तो आप एक यूनिट बायस के हिसाब से आते हैं, हाँ मैं जब पैसा डालूंगा तो मुझे जो एक पूरा स्टॉक मिल जाएगा। तो ये जो एक फ्रैक्शंस में सोचने की जो ये एक आपकी जो इन्वेस्टर माइंडसेट होनी चाहिए वो क्रिप्टो में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये हमेशा रेकमेंड करता हूँ यूनिट बायस से बच कर रहें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट डेफिनेटली करें अगर आपका पहला क्रिप्टो। ठीक है, इसको जिसको हम इक्विटी के अंदर में पेनी स्टॉक्स कहते हैं, और वो कई पेनी बार स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स से ज्यादा मैं, हाँ अगर आप क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो यस पेनी स्टॉक्स के जैसा इक्विवेलेंट बिल्कुल। पर मैं इसको ये जो यूनिट बायस की मैं बात करूं, ये मोर एज अ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में भी आया नहीं है, लेकिन आप यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस में जो आप फ्रैक्शंस में स्टॉक खरीद सकते हैं। या आपका अगर $1000 का स्टॉक है तो मैं $100 का स्टॉक भी खरीद सकता हूँ, 0.1 एक स्टॉक का मैं ओन कर सकता हूँ। तो ये जो यूनिट बायस है ये बहुत जरूरी है, इसे हटाना जब आप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व है, जब आप एक स्टॉक मार्केट से आप जब क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है। और ये वही मैं वो कह रहा हूँ कि वो माइंडसेट वहां पे उस तरीके से काम करता है कि आप अगर एक बड़ा शेयर खरीदते हैं, MRF का शेयर खरीदते हैं, नेस्ले का शेयर खरीदते हैं, तो कई हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं, 20,000 रुपए, 18,000 रुपए, 30,000 रुपए टाइप एक शेयर मिलता है। और वहां क्योंकि शेयर को ब्रेक करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 0.5 शेयर 0.05 या 0.5 नहीं खरीद सकते, आधा शेयर या उससे कम नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं वहां पर। कम से कम एक शेयर तो आपको खरीदना होगा। तो वहाँ उस तरीके से लोग करते हैं कि अगर 30,000 रुपए मुझे डालने और एक शेयर मैं MRF का खरीदूं, उससे अच्छा ये है कि मैं ये 30 रुपए का GMR खरीद लूं जिसके कि 1,000 शेयर आ जाएंगे। एग्जैक्टली। उसी इक्वेशन को अगर हम क्रिप्टो में रखते हैं तो फिर आप जो कह रहे हैं कि वो जो एक क्रेज होता है कि एक बिटकॉइन किसी दिन मेरे पास पूरा हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्यों ना एक्यूमुलेट करता है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एक्साइटिंग है कि हाँ मेरे पास एक बिटकॉइन पूरा होना चाहिए, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आज से मैं 10,000, 20,000, 50,000 और जितने हर बार डिप्स आती हैं, और इधर फिलहाल डिप और डिप के अंदर में भी एक डिप आ रही है। अब उस पर बताइए मुझे कि ये डिप आपको कितना डरा रही है, और आप इस समय अपने दोस्तों को क्या बता रहे हैं? मैंने 1 मिनट के लिए आपको लूज किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो अभी मार्केट करेक्शन आया है, हाँ जी, उसके बारे में मैं क्या देख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसे करेक्शन आते आए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ये कोई नई बात है नहीं। न्यूज पे रिस्पॉन्ड करना, जैसे अभी एक बात समझिए आप कि आप अगर आप ट्रेडर हैं, आप कौन से, पहले तो ये जरूरी है समझना कि आप कौन से माइंडसेट से आ रहे हैं इस मार्केट में, राइट। तो आप अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से आएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप देखना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म में जो है प्राइस ऊपर जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आ रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से ना, आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर बिटकॉइन 50,000, 60,000 पे अच्छा लग रहा है तो 30,000 पे तो और अच्छा लगना चाहिए। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट बकेट में ज्यादा रखता हूँ, नॉट इन अ ट्रेडिंग बकेट। मुझे लगता है एंड फॉर एवरी एवरेज इन्वेस्टर, अगर आपके पास समय नहीं है, आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको पता है 24/7 365 चालू रहता है, अगर आपके पास समय नहीं है
कि आप जो है पूरी तरह मार्केट को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिसको अफेक्ट करती है। टेक्निकल चीजें तो है ही, आप जैसे चार्ट्स आप देख भी रहते हैं, आप जब स्टॉक्स में करते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत सारी चीजें जो क्रिप्टो करेंसीज पर अफेक्ट करती है। अभी हाल तक फंडामेंटली आप देखें, चाइना में जो हुआ, अभी बिटकॉइन माइनिंग बैन कर दी गई है, बिटकॉइन नेटवर्क का जो हैश रेट है वो काफी कम हो गया इस वजह से। वो डेफिनेटली ऐसा एक एनवायरनमेंट था कि जिसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी सडनली एक डर सा पैदा हो गया। इलॉन मस्क की जो ट्वीट्स थे उसमें ESG कंसर्न्स की बात हुई थी। सही है गलत है उसको डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो एक स्पार्क हुआ है। और तीसरा अगर मैं आपको ये बोलूं तो इंटरेस्ट रेट करेक्शन, ये जो मैक्रो इकोनॉमिकली जो चीजें होती हैं, कभी इंटरेस्ट रेट, अभी फेड ने बात की थी खास की इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाने की बात हो रही है। तो जब इंटरेस्ट रेट करेक्शन होता है तो ऐसे जो एसेट क्लासेस हैं, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, उससे पैसा वापस बाहर निकलने लग जाता है। हमने ट्रेडिशनली ये देखा है। तो ये कुछ तरीके की जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उस वजह से जो है ये क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा करेक्शन आया है। लेकिन मैं इसे जो है एज अ क्रैश नहीं देख रहा हूँ, ये वैसे करेक्शन देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो जो आपकी मैंने जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट थीसिस होती है, बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट थीसिस अगर आप देखेंगे, सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन की अगर आप इन्वेस्टमेंट थीसिस देखेंगे तो अभी भी बहुत सॉलिड है। बड़े बड़े हेज फंड्स आ रहे हैं इसमें, आप देखेंगे बड़े बड़े नाम आ चुके हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स हैं, बड़े बड़े गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सबने काम करना शुरू किया है। लोग इसे अपने बैलेंस शीट में रखना चालू करते हैं कंपनीज। तो जो जो फंडामेंटल जो एक थीसिस है बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास को लेके, वो अभी भी सॉलिड है। एक करेक्शन की वजह से ये जो है चेंज नहीं होता है, और ऐसे करेक्शंस आते रहेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस में हैं तो आपको जो इस वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। लाइक जैसे क्रिप्टो दोस्त रहता है, वॉलेटिलिटी को आप दोस्त बनाएंगे, क्योंकि ये जो है इसी वॉलेटिलिटी की वजह से आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो फिर कल को मार्केट उठता है तो अगेन ये धड़ल्ले से उठेगा मार्केट। तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से ही है जो आपको इतने गेन्स मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा रिस्की एसेट क्लास है। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो एसेट क्लास बना के चलें, और एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो में ही आप जो है इन्वेस्ट करें। आप इतना ज्यादा ना इन्वेस्ट करें कि आपको अगर ऐसा क्रैशेस होते हैं तो आपको जो है परेशानी होती है। लेकिन आपका जो सवाल है कि मैं कितना डरा हुआ, मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ, ऐसे क्रैशेस होते आए हैं। और ट्रेडिशनली भी अगर आप देखेंगे कि जून जुलाई का जो मार्केट होता है क्रिप्टो में, टिपिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने करेक्शन डिप भी देखा है पिछले 2-3-4 साल से ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ। टिपिकली जून जुलाई जो है थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा जो है पैची रहता है मार्केट इस टाइम पे। तो ये जो है मैं फिलहाल ज्यादा कंसर्न नहीं होगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से देख रहा हूँ। अगर आप ट्रेडर है, ऑफकोर्स आपको जो है आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगा के जो आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आपका जो फिलॉसफी आपका वो हमेशा वहां पे वो काम करेगा। जी, इनफैक्ट यही चीज और यही प्रयास है हमारा इस शो के माध्यम से कि लोगों को हम ये बताएं कि ये एसेट क्लास है। तो एक तरीके का, एक नया तरीके का एसेट क्लास है जिसको कि एक्सप्लोर करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, ट्राई करना चाहिए। कम से ट्राई करिए, कम पैसे डालिए। नहीं कहता हूं मैं कि बहुत बड़ा पैसा आप अपना एलोकेशन में उधर खिसका दीजिए क्रिप्टो की तरफ। छोटा ही पैसे से शुरुआत करिए, समझिए, देखिए। और इसलिए आपके जैसे एक्सपर्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से भी ये जानकारी उन तक पहुंचे, क्योंकि ये जरूरी है उनको समझना कि क्रिप्टो एक तरीके का डिजिटल एसेट क्लास है। जो वोलेटिलिटी है वो इसमें ज्यादा है, तो इसको इसकी तरीके से समझना भी पड़ेगा इसके अंदर में उतर करके कि ये आज 10% ऊपर, कल 15% नीचे, दोनों चीजें दिखाता रहेगा। ये इक्विटी बाजार की तरह नहीं है कि 1% ऊपर और 1.5% नीचे, उतना कम इसके अंदर में नहीं होता है। इसमें बड़ा फ्लक्चुएशन आते हैं, वो उसको भी समझ के रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वही चार्ट मेरे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं और वो मैं बार बार दिखाता हूँ कि आज भी जब इतनी हमने खबरें पढ़ ली कि बिटकॉइन क्रैश कर गया, बिटकॉइन ये हो गया, वो हो गया, और बहुत सारी चीजें, बबल बस्ट जैसी चीजें उसके साथ में तुरंत वो एक माहौल बनाना शुरू कर दिया जाता है। आज भी मुझे वो चार्ट जैसे ही मैं 1 साल का भी खोलता हूँ ना, तो मुझे वो 200% के आसपास का वो बढ़त दिखाता है, ग्रीन में दिखाता है। जी बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल, आप पिछले महीने से कितना नीचे था बिटकॉइन का प्राइस, अब आप देखिए कहाँ पहुंच गया बिटकॉइन का प्राइस। तो मैंने आपको बोला जितना आप लॉन्ग टर्म देखते चले जाएंगे आप उतना ज्यादा बुलिश होंगे। नहीं, उतना लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ सिर्फ 12 महीने में, 1 साल के अंदर में भी अगर मैंने तो 200% अगर उसमें भी दिखा रहा है, तो बीच में वो कहाँ गया था और कहाँ है, या अभी गिरे हुए में अगर वो 200% की बढ़त दिखा रहा है, तो वापस जब ये वापस इस करेक्शन को डाइजेस्ट करने के बाद में जब वापस चलेगा तो ये क्या लेवल्स दिखाएगा, वन कैन ओनली इमेजिन। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए सर, शशांक जी, आपका क्रिप्टो से पहले का पढ़ाई या बाकी चीजें या क्या करते थे आप, वो क्या था
तो एक्सपीरियंस? मैं जो है क्रिप्टो से पहले जो है मैं एक्चुअली टेक्निकल स्पेस में काम करता था, लेकिन नॉट नॉट इन टेक नॉट मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल कंपनीज में काम करते आया हूँ। आईटी कंपनीज में मैंने ज्यादा अपना जो है समय दिया है, इसी वजह से ब्लॉकचेन और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो आईओटी और ये सब चीजें हम बात करते हैं उसमें मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग स्पेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगेन मेरा ये, अब क्रिप्टो को क्या होता है ना, क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो यहाँ पर ना, यहाँ पे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, उसे आप रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप क्या नैरेटिव के थ्रू जो आपको स्टोरी बताते हैं बिटकॉइन की, वो बहुत जरूरी हो जाती है। अब आप गोल्ड की अगर आप बात करें, इंडिया ट्रेडिशनली गोल्ड में इन्वेस्ट करता आया है। इंडियंस को पता है कि यूज केसेस क्या है, हम उसे पूजा पाठ में यूज करते हैं, हम उसे हम उसमें अगर एज एसेट क्लास, अगर आप हेज एज एन इन्फ्लेशन हेज कुछ लोग यूज करते हैं। 1% पोर्टफोलियो सबका एक गोल्ड में रखा हुआ ही होता है, राइट? लेकिन गोल्ड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे कि अरे गोल्ड को माइनिंग कहाँ से किया गया था, अरे गोल्ड के पीछे वो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, अरे गोल्ड में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, राइट? क्रिप्टो में ये हुआ है क्योंकि ये एक नया इंडस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इसके बारे में, बहुत सारे लोग बहुत ही शुरू से जो है ट्राई कर रहे हैं कि हाँ बिटकॉइन माइनिंग क्या है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पेस में, राइट? गोल्ड माइनिंग के बारे में शायद आपने कभी इसके पहले इंटरेस्ट लिया नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे जो गोल्ड माइनिंग कैसे होती है पूरी तरह जानते हैं, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग के बारे में जो जानते हैं। तो एज एन एसेट क्लास उसको जो बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी मिली है, मैं ये मानता हूँ कि दूसरे एसेट क्लास को इतनी स्क्रूटिनी नहीं मिलती। फिएट मनी आपका किससे बैक करता है आपको पता ही होगा कि फिएट मनी किसी से बैक नहीं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रिंटिंग करते रहते हैं, राइट? तो यहाँ पर एक चीज जरूरी है समझना कि आप जो है एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को जो आप रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचे, उसमें और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ पर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर जो है ऑब्वियसली आप रिटर्न्स कमाना चाह रहे हैं, फिर अगर आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं तो अलग है बिल्कुल। तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है समझना कि आप फिर बिटकॉइन को जब आप देखें, आप जो है धीरे धीरे जो है पढ़ते चले जाएं कि आप जो है कैसे आप जो है और सीख सकते हैं, लर्न करें, टाइम दीजिए कि आप पढ़ सके उसको। आप सिर्फ अगर पैसा इन्वेस्ट करते सभी बोलते हैं आप 6 महीने में पैसे बना के हम निकलने वाले हैं, वो नहीं चलेगा। थोड़ा सा जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास डिमांड करता है आपसे कि आप जो थोड़ा ज्यादा जाने इस बारे में, उसके बाद ही जो है आप जो है इन्वेस्ट करें। मैं कभी किसी को ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिना सोचे बिना जाने जस्ट ये वीडियो देख के आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करना, थोड़ा समय लीजिए, आप जानिए कि क्या एसेट क्लास है, क्यों है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगेन मेरी जो नॉन टेक्निकल एक बैकग्राउंड था, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक फायदा भी हुआ, क्योंकि मैं जो है जैसे अपने चैनल के माध्यम से, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं प्रयास यही करता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए इन पार्ट्स में कि लोगों को जो आसानी से समझ में, किसने आप इसे डाइजेस्ट कर सके अपनी भाषा में। गोल्ड के साथ क्या कंपैरिजन है, वो एक बहुत अच्छा नैरेटिव है कि गोल्ड से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, और या बाकी जो है आप क्या इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखते हैं आपको जब आप इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में। ये सब कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मेरा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे मदद जरूर है इस चीज को समझने में और समझने में। ठीक है। तो शशांक जी, लेकिन अब आप जब ये सब चीजें करते हैं, क्रिप्टो वर्ल्ड से इतना जुड़े हुए हैं, तो जाहिर बात है कि आपका संपर्क, आपका नेटवर्किंग में ये सारे जो कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में काम करती हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। और इधर हाल में हम वो समस्या एक देख रहे हैं जो बैंक वाली समस्या आ रही है। जी। कुछ बैंक्स ने कुछ परेशानी, कुछ पुराने सर्कुलर उठा करके उसके बेसिस पे इस तरीके की चीजें, अकाउंट्स रोकना और कुछ चीजें करना शुरू किया था। फिर आरबीआई ने उस पर एक क्लैरिफिकेशन भी दे दिया और वो क्लैरिफिकेशन अब सामने है और पब्लिक डोमेन में है और रीइंस्टेट हो गया था कि ऐसे कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर मैं आज कुछ खबरें देख रहा था कि जिसमें फिर इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं कि वो बैंक्स अभी भी, तो क्या लगता है कि दो चीजें हो सकती हैं। ए, बैंक को रेगुलेशंस की क्लैरिटी नहीं है सरकार से, तो वो एक एलिमेंट है, उसका एक साइड है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि क्या बैंकों को अपने पास से फंड्स खिसकते हुए दिख रहे हैं, इकोनॉमी उस तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है कि बैंकों को एक डर सा, एक खौफ सा इसको क्रिप्टो को देख करके हो गया है कि इतने सारे यंगस्टर्स, इतनी बड़ी जनसंख्या, बहुत आसानी से ना होते हुए भी, मतलब बहुत सारी अभी जानकारी उनको नहीं मिली है। आप जिस पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो पे पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ाई अभी बहुत नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। तो अभी बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में ठीक से समझते हैं, और उससे भी कम लोग हैं जिन्होंने मतलब सुना ही सुना है केवल अभी क्रिप्टो के बारे में। फिर भी अगर एक बड़ा नंबर सब्सक्राइबर्स और मिलियन वो वाले हम इन पे क्या नाम है अकाउंट यूजर्स देखते हैं इन सभी एक्सचेंजेस पे, और खासकर CoinDCX पे, जिसपे कि एक बड़ी भीड़ है, देश की बड़ी नंबर है युवाओं का जो कि उस पे अकाउंट खोल करके और काम कर रहे हैं।
तो क्या बैंकों को नीचे से एक वो जमीन खिसकती दिख रही है इसलिए वो डर रहे हैं, या रेगुलेटरी इश्यूज ही हैं सिर्फ? दोनों बातें हैं। देखिए रेगुलेटरी इश्यूज तो है ही, वो तो हम लोग काफी काफी टाइम से हम लोग मुहिम चला रहे हैं। इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन हुआ, इंडिया वांट्स बिटकॉइन कैंपेन हुआ, 2017-18 से बातें हो रही है। हमने जो रिप्रेजेंटेशन भी भेजे थे गवर्नमेंट को कि जब कि कैसे आप क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। और अब जो है बहुत ही रेगुलेटरी मॉडल्स इवॉल्व हो गए वर्ल्ड ओवर। आप देख लीजिए कहीं भी सिंगापुर, यूएस, आपके पास तरीके हैं इसको रेगुलेट करने के, राइट। अभी मैं कुछ दोस्तों से बात कर भी रहा था, तो जितना मैंने सुना है, अगेन ये टेस्टेड नहीं है, जितना मेरे दोस्त भी कहीं जो इंडस्ट्री में है वो भी कहीं से बात करके आ रहे, लेकिन जितना मैंने सुना है रेगुलेशंस का पहला ड्राफ्ट जो है वो तैयार है। अब वो कब आएगा इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रेगुलेशन का पहला ड्राफ्ट तैयार है और डेफिनेटली ट्रेडिंग की उसमें सहूलियत दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट ट्रेडिंग की सहूलियत देगा तो जाहिर सी बात है आपके बैंकिंग चैनल्स बंद नहीं हो सकते, राइट। क्रिप्टो अब एज एन एसेट क्लास बहुत बड़ा हो गया, इग्नोर करना, अब इग्नोर नहीं किया। अगर गवर्नमेंट अगर बैन करना चाहती तो 2017-18 में वो करना चाहिए था। अब जो है क्रिप्टो बहुत बड़ा हो गया एसेट क्लास। अगर आप देखिए सुभाष चंद्र गर्ग जो पहले जो कमिटी के हेड थे, उन्होंने पहले बैन की बात की थी, लेकिन आप वो खुद ऐसे एज एसेट क्लास रेगुलेट करने की बात है। नंदन नीलकेनी जो टेक्नोक्रेट है, काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं वो भी गवर्नमेंट सर्कल्स में, तो वो भी बात करेंगे क्रिप्टो को रेगुलेट करें। तो गवर्नमेंट जो है अब इसे बैन करने नहीं वाला है, और अगर ट्रेडिंग एक्सेस देगा तो जाहिर सी बात है आपको बैंकिंग चैनल्स मिलने ही वाले हैं। दूसरी जो बात आपने की बैंक्स की वो अगर क्या वो डरे हुए, डेफिनेटली, क्योंकि क्रिप्टो जो है आप ये सोचिए कि जो अनबैंक, जो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा जो फिलॉसफी है वो है बैंक दी अनबैंक, राइट। तो आपके पास जो छोटे छोटे जगहों पे भी है वो कैसे जो है एक इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। क्रिप्टो आपको वो सहूलियत देता है। जाहिर सी बात अभी तक ऐसे जो है प्लेटफॉर्म्स आए नहीं है जो हमें रूरली आपको पता चल गया। इंडिया में इतनी रेगुलेटरी क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि पेटीएम जैसा एक या यूपीआई कितना पॉपुलर हो गया है पिछले 3-4 सालों में। आप डीमोनेटाइजेशन की बात देखिए, जो डिजिटल वॉलेट्स ने एक्सप्लोड किया है। आपको क्या चाहिए था? एक स्मार्टफोन चाहिए था सस्ता वाला, और आपको इंटरनेट चाहिए था। तो अगर ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी ऐप आता है जो इतना आसान बनाता है कि आप जो है क्रिप्टो में ही लेन देन कर सकते हैं, और कंपनी जैसे जैसे क्रिप्टो और बड़ा होता चला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन जो फैसिलिटेट की जाएगी, तो आप सोचिए कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि आप एक बस एक वॉलेट रखें, वहां पर आपके पास बिटकॉइन आया और आप उसी वॉलेट के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो है वर्ल्ड ओवर होने भी लगा है। आप एल सल्वाडोर के बारे में तो आपने सुना ही है, तो एल सल्वाडोर में भी अब ये होगा। और पॉइंट ऑफ सेल पे अगर गवर्नमेंट को ये कंसर्न है कि आईएनआर के थ्रू जो क्रिप्टो कहीं से कहीं भेजा सकता है, तरीके हैं उसका। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर वो आखिरी सेल हो रहा है वहां पर आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास तरीके जरूर हैं। अब आज बैंक्स की बात, अब ग्लोबली आप देखेंगे करीबन $7 बिलियन जो है वो सेटलमेंट आप जो रेमिटेंसेस होते हैं, उस रेमिटेंस मार्केट का अगर 10% 15% भी अगर क्रिप्टो ने पकड़ लिया, तो आप सोचिए जो रेमिटेंस फीस बैंक कमाती है, ये जो रेमिटेंस है उस इतने बड़े मार्केट से, तो आप सोचिए क्रिप्टो का कितना बड़ा मार्केट क्या हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाई फीस, आप देखिए बैंक्स क्या क्या करते हैं, मार्कअप लगाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने पैसे बाहर भेजे, इतना ज्यादा कट जाता है मेरा पैसा। अभी भी मैं जब अगर मैं किसी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू जब चाहता हूँ, तो मैं आपका एक फोरेक्स मार्कअप लग रहा है, आपकी ट्रांजैक्शन फी अलग लग रही है, मुझे 2 दिन रुकना पड़ रहा है वो फंड आने में। आज के जमाने में जब ईमेल इंस्टेंटली पहुंचता है, आप इंस्टाग्राम पर फोटो एक सेकंड में डाल के आप पूरी दुनिया को दिखा पाते हैं, तो क्या ये सेंस बनता है कि मैं जब पैसा अभी ट्रांसफर करूं मेरे को 2 दिन बाद मेरे किसी अकाउंट में? सेंस नहीं बनता, राइट। क्रिप्टो जो है इंटरनेट डिजिटल नेटिव करेंसी है, और ये जो है फैसिलिटेट करता है इंटरनेट इकोनॉमी। इसीलिए हमारी जो फिएट करेंसी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी जो जिससे बैंक्स जुड़े हैं वो अभी इतनी काबिल हुई है कि जो इंस्टेंटेनियस जो आदत पड़ रही है लोगों को धीरे-धीरे क्रिप्टो की वजह से, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर्स, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट्स, अब बैंक्स भी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट और इन सब चैनल्स माध्यम से। तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग किसी समय अलग से करेंगे, क्योंकि इसमें मेरी राय थोड़ी सी वो होती है कि मैं ये कहता हूँ कि शायद हमें अभी शुरुआती दौर में कम से कम क्रिप्टो करेंसी के लोगों को, या आप लोग जो उस इंडस्ट्री से आते हैं, शायद इस टेरिटरी में अभी कदम या नहीं उस तरफ ज्यादा धक्का मारना चाहिए, पुश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आकर के एक ओवरलैपिंग हो जाता है जब आप उसको करेंसी बनाने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो नहीं, मैं ऐसा करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज अगर एसेट क्लास भी अगर आप समझे, अगर इसे जस्ट एज एन एसेट क्लास भी अगर आप पकड़े ऐसे, तो बैंक्स, जैसे मैंने आपको रेगुलेशंस के हिसाब से तो बैंक्स करेंगे। और अगर बैंक्स को डर यही है कि कल को जाके इतना अगर एडॉप्शन बढ़ गया कि लोगों को जो है लेन देन, अगर क्रिप्टो का ब्यूटी यही है कि आप तो ऐसे एसेट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी एक दूसरे को भेज भी सकते हैं। हाँ, वो फ्यूचर प्लान में उसमें रहने दीजिए, क्योंकि एसेट क्लास पहले एस्टेब्लिश हो जाए, गोल्ड की तरह हो जाए, फिर मेरे और आपके बीच की बात है कि मैं आपको गोल्ड में पैसे देना चाहता हूँ, या आईएनआर में देना चाहता हूँ, या बिटकॉइन में देना चाहता हूँ। ये तो मेरा और आपके बीच का होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बैंक्स जरूरी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बहुत सारे जो क्रिप्टो के जो एकदम जो दीवाने होते हैं, जो वो कहते हैं कि बैंक्स चाहिए ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा।
कुछ अभी डेफिनेटली अगले 15-20-30 साल जो बैंक्स और क्रिप्टो डेफिनेटली को एग्जिस्ट करेगा। बैंक्स कितना एम्ब्रेस करते हैं क्रिप्टो को वो देखना पड़ेगा। अब यूएस में बैंक्स ऑलरेडी देने लग गए हैं, क्रिप्टो के सर्विसेज फैसिलिटेट करने लग गए हैं, अपने क्लाइंट्स को देने लग गए हैं, और उसकी ट्रेडिंग भी कुछ कुछ बैंक्स ने जब फैसिलिटेट करने चालू कर दिए। तो ऐसा डेफिनेटली ऐसा एक मोमेंट आएगा इंडिया में भी जब बड़े बड़े बैंक्स जो है क्रिप्टो को एम्ब्रेस करेंगे। अब ऑप्शन नहीं है उनके पास, अब हवा उस डायरेक्शन में बहने लग गई है। तो अब जो मेरे ख्याल से करेंगे भी, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने नई चीजें एम्ब्रेस करी हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि केवल आज भी मैनुअल तरीके से काम होता है। वो जब इंटरनेट आया तो नेट बैंकिंग शुरू हुई, जब पेटीएम आया तो इन्होंने भी अपने वॉलेट शुरू करे। आज सारे बड़े मेजर बैंक्स हैं, उन सबके अपने वॉलेट्स हैं, उनके अपने एप्स हैं। तो वो सारी चीजें वैसे ही पैरेलल चल रही हैं और वो भी उस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो शायद थोड़ा टाइम और देना होगा उनको कंफर्टेबल होने के लिए कि वो इस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें। और ये लेकिन डिस्कशन इंटरेस्टिंग, और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर एक बार आपसे समय लेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज दीजिए इजाजत, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।